सर 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 अरे सुनो सर, निफ्टी ने 20,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर लिया है। इट इज अमेजिंग। आपको पता है गोयला के अंदर ना बड़ी मिक्स फीलिंग हो रही है। एक साइड में बहुत खुश हूं कि निफ्टी ने 20,000 पॉइंट क्रॉस किया, दूसरी साइड में बहुत ज्यादा इरिटेटेड हूं। क्यों? क्योंकि हर साल अपने बर्थडे पे मैं अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करता हूं, बट अभी तक मेरा पोर्टफोलियो रीबैलेंस नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आई हैव लॉस्ट आउट ऑन दिस। गुस्सा बहुत आ रहा है। कंट्रोल उदय। बट कोई नहीं, हम लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हैं और लॉन्ग टर्म में तो देखो टॉप 50 इन्वेस्टर्स पहुंचना है। पर ये वीडियो मेरा दुखड़ा सुनाने के लिए नहीं है, ये वीडियो है हमारे लिए जानने के लिए कि निफ्टी क्यों 20,000 पॉइंट्स हिट किया, क्या क्या रीजंस है एंड साथ साथ कौन की भी बात करेंगे। पहले तो यार निफ्टी की एक बार आप मूवमेंट देखो। 11 सितंबर को 20,000 पॉइंट्स को क्रॉस कर गया। आप अगर इसको देखोगे इसने परफॉर्म कैसे किया है। जून 28 को निफ्टी 19,000 के लेवल पे आया और फिर सीधा ऑल टाइम हाई चला गया एट 19,991 पॉइंट्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 900 पॉइंट की रैली मार दी सर। उसके बाद निफ्टी नीचे आना शुरू कर दिया और आ गया 19,388 पॉइंट्स पे। बट जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है निफ्टी का वो था एट 19,300 और उसके बाद क्या था यार, निफ्टी ने दोबारा यूटर्न मार लिया और 20,000 को क्रॉस कर लिया। तो क्या सब चंगा सी? नहीं, हर चीज हमेशा पॉजिटिव नहीं होती, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो पहले बात करते हैं पॉजिटिव की और फिर उतरते हैं नेगेटिव में। तो दोस्त सबसे पहले तो आता है यार G20। ओ माय गॉड, इट वाज सच अ बिग सक्सेस एंड मुझे याद नहीं है कि इंडिया की इतनी बड़ी जियोपॉलिटिकल सक्सेस कब हुई थी। डेफिनेटली जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग ये भारत के लिए एक माइलस्टोन है। G20 में जो बहुत पावरफुल चीज जो इंडिया ने की थी ना, सबसे पहला बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी इनिशिएटिव अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाया और अब अफ्रीकन यूनियन के साथ G20 बन गया है G21। अब देखो इंडिया इज कमिंग एज अ कंट्री, जो अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज हैं उनको हेल्प कर रहा है, उनको एड कर रहा है। इंडिया इज कमिंग आउट एज अ लीडर। और जो जियोपॉलिटिकल की बात हो गई, आप दूसरे एजेंडा से भी देखोगे, अफ्रीका में भारतीय एयरटेल का काफी प्रेजेंस है, उनको एडवांटेज मिलेगा, 100% मिलेगा। उसके बाद क्या प्रपोज हुआ है, इंडिया मिडिल ईस्ट ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट द स्कोप ऑफ दिस। इसके बाद ट्रेड कितना बेटर हो जाएगा, इसके बाद हमारे इन्फ्लुएंस कितना बढ़ जाएगा कंट्रीज पे, कितनी एफिशिएंसी बढ़ेगी। मतलब जो बाइडेन सर खुद बोल रहे हैं कि इस कॉरिडोर के बारे में ना हम आने वाले सालों में बहुत सुनने वाले हैं, बिकॉज ये हमारे देश को एक बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक जरिया देता है इन द लॉन्ग रन। और G20 पे ना गोयला ने पहले पूरी वीडियो बना दी है और मैं आपको बहुत रेकमेंड करूंगा इस वीडियो के बाद G20 की वीडियो जरूर देखना। अब सेकंड पॉइंट आता है जीएसटी का टैक्स कलेक्शन। इस पॉइंट को हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज अगर जीएसटी सरकार ज्यादा कलेक्ट कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि बिजनेसेस और अच्छा कर रहे हैं, धंधा ज्यादा मिला है, इसलिए तो ज्यादा जीएसटी भर रही है, वरना तो ज्यादा जीएसटी कोई नहीं भरने वाला। और अगर जीएसटी कम कलेक्ट हो रहा है तो बिजनेसेस कम अच्छा कर रहे हैं, और बिजनेसेस जैसा कर रहे हैं स्टॉक मार्केट्स इकोनॉमी अल्टीमेटली उसी डायरेक्शन जाती है। अब अगर मैं मंथ टू मंथ देखूंगा तो इस साल के अगस्त में 11% ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुई है ऑफ 1.59 लाख करोड़। अब इस फैक्ट को भी ना थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, बिकॉज में काफी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं। जैसे जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा, वो ये बोलते हैं कि जो जीएसटी का टैक्स कलेक्शन हुआ है ना, इट इज मोर देन द नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। आसान भाषा में समझते हैं कि अगर जीडीपी इतने से बढ़ी है, इसका मतलब बिजनेस से बढ़ा है, इकोनॉमी से बढ़ी है, तो टैक्स कलेक्शन भी तो उसके रेलेवेंस भी होना चाहिए ना। बट जीडीपी बढ़ी है इतने से, टैक्स कलेक्शन बढ़ गया इतने से, क्यों? अब इसमें दो पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला पॉसिबल रीजन ये है कि हमारे देश में बिजनेस अनऑर्गेनाइज्ड टू ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आ रहा है, राइट? ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगा तो जीएसटी के अंडर आ रहा है, टैक्स देगा, तो एक रीजन तो ये हो सकता है। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि हमारे देश में जो टैक्स कलेक्शन सिस्टम है, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी रेगुलेटरी रखती है बिजनेसेस पे, वो तरीके ज्यादा एफिशिएंट हो गए हैं, टैक्स कलेक्ट करना आसान हो गया है, टैक्स भरना आसान हो गया है, बिकॉज ऑफ व्हिच जीएसटी कलेक्शन बढ़ गई है। और ये हमें दिखाता है कि दोस्त इंडियन बिजनेसेस में दम है, स्टॉक मार्केट से ऐसे ही नहीं चढ़ गया है, बिजनेसेस में भी दम है। थर्ड पॉइंट आता है यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? सिंपल है कि कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, खत्म। यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो लेबर डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया है वो बढ़ गया है अप टू 3.8%। अब इसमें आप सोच सकते हो कि गोयला उसको स्टॉक मार्केट्स में क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, पूरा इकोनॉमिक्स ही इंटरलिंक्ड है। अब सबसे पहले आप देखिए, ये है यूएस का इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इसका मतलब क्या है? डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई है बहुत कम, इसलिए इन्फ्लेशन ज्यादा है। अब डिमांड को क्या करना पड़ेगा? डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम करने के लिए फेड ने क्या किया है? जो हमारा आरबीआई है, उनका फेडरल रिजर्व है, फेड ने कॉन्स्टेंटली इंटरेस्ट रेट बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए। सिंपल है, वो आपको दिख रहा है। अब इससे इन्फ्लेशन तो चलो बेटर सिचुएशन में जा रहा है, बट इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का दूसरा प्रॉब्लम भी तो होता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, लोग ज्यादा सामान वैसे नहीं खरीदेंगे, बिजनेसेस और नहीं चाहिए। दूसरी चीज, कितने धंधे, कितने बिजनेसेस बैंक से पैसा लेते हैं कैपिटल के लिए, राइट? जिनको वर्किंग कैपिटल होता है बहुत रीजंस के लिए। अब अगर इंटरेस्ट रेट इतने बढ़े हैं तो उन बिजनेसेस को इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, उन बिजनेसेस की प्रॉफिटेबिलिटी कम आ जाएगी। अब जब कोई धंधा है
प्रॉफिटेबिलिटी भी कम आ रही है, ठीक है, उसके बाद लोग भी सामान नहीं खरीद रहे हैं, तो क्या वो जॉब्स देगा या हटाएगा? बोलेगा नहीं चाहिए जॉब, निकालो जॉब से बाहर। यही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बिकॉज फेड अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करना चाह रहा, उल्टा दे वांट टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट सो दैट कंपनी स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर, सो दैट कंपनी ज्यादा जॉब दे। अगर आप 2012 से 2022 देखोगे तो यूएस का जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ थी वो थी 1.2% और 2022 टू 2032 तक एक्सपेक्टेड कितना है? ओनली 0.32%। ऊपर जाएगा बट एट अ लेसर पेस। पर आपको अपनी ग्रोथ की पेस बिल्कुल नहीं रोकनी है। अगर आप चाहते हो आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहे तो दोस्त लाइक जरूर दबाना, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो दोस्त सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर फोड़ के दबाओ। ऐसे ही इंफॉर्मेशन आपको आसान भाषा में गोयला पूरी समझा देगा। अब बात करते हैं PMI इंडेक्स के बारे में, विच इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये एक इंडेक्स है जो जितना हाई हो इसका मतलब बिजनेस एक्टिविटी उस इकोनॉमी में उतनी अच्छी है, और जितना लो हो मतलब बिजनेस एक्टिविटी उतनी ही खराब जा रही है। अब एक चीज ना आपने नोटिस की, मैं बार बार बिजनेस की बात करूं, GST में भी, PMI में भी, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं बिकॉज हम इन्वेस्टर्स हैं। हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि जो स्टॉक मार्केट ग्रोथ हो रही है क्या ये बबल है, मतलब बस प्राइस ऊपर बढ़ गई बट अंदर से खाली है? हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्ट्रक्चरल। अगर बिल्डिंग चढ़ रही है तो बिल्डिंग के पीछे कंक्रीट होना चाहिए सर। अगर बिजनेसेस अच्छा करे ना, इट शोज कि स्टॉक मार्केट के ग्रोथ के पीछे देयर आर कंक्रीट फैक्ट्स, ये सिर्फ कोई बबल नहीं है। इसलिए बिजनेसेस को जानना बड़ा जरूरी है, और इसलिए आपका गोयला आपके सामने PMI इंडेक्स ला रहा है। एज यू कैन सी हियर PMI इंडेक्स 58.6 लेवल पे आ गया, विच इज अ वेरी गुड साइन। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट में, और वो पॉइंट है PSUs, पब्लिक सेक्टर कंपनीज आर परफॉर्मिंग वेरी 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 वेल। और अगर आप गोयला कंटेंट देखते हो, आपको पता है गोयला ना कभी भी PSUs का फैन नहीं है। PSUs तो गोयला एकदम दूर भागता है, बट इस सरकार ने गोयला को एकदम रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। एंड PSUs आर डूइंग फैंटास्टिक। टू बी ऑनेस्ट, मुझसे ज्यादा कोई खुशी नहीं है कि मैं गलत प्रूफ हो गया हूं, एंड PSUs आर डूइंग सो वेल। एंड स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं अबाउट द बैंकिंग सेक्टर। अब किसी भी देश का बैंकिंग सेक्टर, अगर मेरी पूरी बॉडी इकोनॉमी है, मेरा जो नर्वस सिस्टम है ना वो है बैंकिंग सेक्टर। अगर बैंकिंग सेक्टर ठीक नहीं है और मतलब मेरी बॉडी का नर्वस सिस्टम ठीक नहीं है, मैं कभी भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा, रिजल्ट्स नहीं ला पाऊंगा। उसी तरह अगर किसी इकोनॉमी का बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग है ना, तो दोस्त उसके पास ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म है टू डू एक्सट्रीमली वेल। अब बात करते हैं इंडियन बैंक्स अच्छी लिक्विडिटी ऑफर करते हैं, इनके पास अच्छे क्वालिटी के एसेट्स हैं जिनको लोन दे रहे हैं, कैपिटल अच्छा खासा है, प्रोविजंस भी अच्छे लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं, और ये ना पूरा एक ट्रांजिशन हुआ। बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, मतलब बैड लोन। अगर आपको याद हो 10-12 साल पहले तो ये न्यूज कॉमन थी कि आज इसका बैड डेट हो गया, ये इतने करोड़ रुपए लेके भाग गया, वो इतने करोड़ रुपए लेके भाग गया। मतलब एक टाइम के बाद तो ये हेडलाइन भी नहीं पहुंचती थी, क्योंकि इतना नॉर्मल हो गया था कि बैंक में NPA हो ही जा रहा है। अब कहानी पूरी चेंज हो गई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 2019 में 66,000 करोड़ के NPA थे, 66,000 करोड़, और 2023 में अब उनके NPA हैं सिर्फ 21,000 करोड़। दैट्स इट। और इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ नहीं है, बहुत बैंक की यही कहानी है। अगर आप इंडियन ओवरसीज बैंक को लोगे, 2019 में इनके NPA थे ऑफ 14,400 करोड़, और अब इन 2023 इनके NPA कम हो गए और आ गए हैं 3,300 करोड़। 2019 में सर 10 बैंक्स नुकसान में थे, जिसमें से 9 बैंक्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे, और अब 2023 में सबके सब प्रॉफिट में। IDBI बैंक जो 2019 में 15,000 करोड़ के नुकसान में था, इन 2023 वो 3,645 करोड़ के प्रॉफिट में। आप ये जंप देख रहे हो। पंजाब नेशनल बैंक जो 2019 में 9,900 करोड़ के नुकसान में था, अब है 2,500 करोड़ के प्रॉफिट में। ये रहा है इस सरकार का मेजर इंपैक्ट। बाय द वे, मैंने ना इस पे पूरी एक वीडियो बनाई थी कि क्या किया है इस गवर्नमेंट ने इन द PSU बैंक सेक्टर, कैसे पूरा ओवरटर्न हुआ है। अब वो वीडियो थोड़ी टेक्निकल थी तो उसमें इसलिए शायद ज्यादा लोगों ने उसको देखा नहीं, बट जिन लोगों ने देखा है उनका रिव्यू तो बड़ा अच्छा है, उनको वीडियो बड़ी पसंद आई है। तो ये वीडियो आपको यहाँ दिख रही है। इस वीडियो खत्म होते ही मैं आपको ये वीडियो दोबारा दूंगा, एंड आई रियली रेकमेंड कि आपको इसको भी जरूर देखना चाहिए। और इसी में मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट से हम डेटा ले सकते हैं, जिन्होंने बोला है कि निफ्टी 50 में जो कंपनी थी ना, FY18 में उनका प्रॉफिट था 45,000 करोड़, और 2023 में ये है 2,10,000 करोड़। दिस इज अ ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी एंड द बिजनेसेस इन आवर इकोनॉमी। मतलब प्रॉफिट्स ना 5 सालों में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गए। ये प्रोस्पेक्ट है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इट इज अ चैलेंज। तो इसके लिए RBI ने क्या किया, RBI ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया। अब जो US के साथ हो रहा था, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं लोग लोन नहीं लेते, लोन नहीं लेंगे तो बिजनेस नहीं करेंगे, चीजें नहीं खरीदेंगे, इकोनॉमी ठप होती है। बट इंडिया में भाई एकदम डिफरेंट हो रहा है। इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, उसके बावजूद इंडिया इज शोइंग अ स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ। लोग लोन पे लोन लिए ही जा रहे हैं। इट शोज कि हिंदुस्तान में किस लेवल की डिमांड है। अब देखो यार, गोयला बिजनेसेस की तो बात कर रहा है, बट एक और एस्पेक्ट बड़ा जरूरी है। लोग
जो हमारे देश के लोग हैं क्या वो पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, उन लोगों की वो डिमांड है कि नहीं है, अब वो देखते हैं। अब लोगों की डिमांड देखने ना एक बड़ा ही अच्छा मैट्रिक है, हम क्या देखेंगे, गाड़ियों की सेल, मोर स्पेसिफिकली पैसेंजर व्हीकल्स की सेल। क्यों? अब हाँ कुछ केसेस होते हैं, 100 में से 2 केस होते हैं कि इमरजेंसी में कुछ गाड़ी खरीदनी पड़ जाए, हो जाए, वो 100 में से 2 होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब एक आदमी गाड़ी खरीदता है, इन्वेस्टमेंट तो मैं इसको किसी एंगल से नहीं बोल रहा, बट जब आदमी गाड़ी खरीदता है तो वो कब खरीदेगा? लोन लेगा, सोचेगा कि मैं इतने टाइम तक पैसे दे दूंगा, वो लोन कब खरीदेगा? उसको जॉब की सर्टेनिटी है, उसको अपनी इनकम की सर्टेनिटी है, तभी जाके वो गाड़ी लेगा, इतना बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेगा गाड़ी खरीदने का। तो गाड़ी की सेल से हमें ये पता चल सकता है कि लोगों के पास कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है, कितना स्पेंडिंग पावर है, कितना नहीं है। अगस्त 2023 में सर भारत की हाईएस्ट पैसेंजर व्हीकल सेल हुई है, कितनी? एक बार आप गेस करो, 50,000, 80,000, 1 लाख, 2 लाख, कितनी हुई है? एक बार गेस कर लो। अगस्त 2023 में 3,67,897 कार्स हैव बीन सोल्ड इन आवर कंट्री। मारुति सुजुकी ने हाईएस्ट एवर कार्स को डिस्पैच किया है और अगस्त की सेल्स में ना 48.6% गाड़ियां सिर्फ और सिर्फ एसयूवीज रही हैं। और अगर मैं पूरे कार मार्केट को देखूंगा वहां पे 43% गाड़ियां एसयूवीज रही हैं। ये दिखाता है दोस्त हमारे देश में कंज्यूमर डिमांड भी भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब आ जाते हैं सर चाइना में, और चाइना में आपको पता है क्या हो रहा है? डिफ्लेशन। क्या हो रहा है? डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है, वहां पे उल्टा गेम चल रहा है, वहां पे हो रहा है डिफ्लेशन। मतलब महंगाई नहीं हो रही है, वहां पे चीजें सस्ती हो रही है, और ये इकोनॉमी के लिए और भी ज्यादा खराब होता है, और इंडिया के लिए तो और भी ज्यादा खराब है। अब इसको समझते हैं क्यों। अब देखो इन्फ्लेशन कब होता है? जब डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई है बहुत कम। अब अगर हमें पेन खरीदना है, ठीक है, इस पेन की सप्लाई है बहुत कम बट खरीदने वाले बहुत ज्यादा है, तो सप्लायर क्या बोलेगा? भाई मैं इसको महंगे बेचूंगा, और महंगे और महंगे और महंगे, बिकॉज डिमांड ज्यादा है। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। डिफ्लेशन कब होता है? जब गेम उल्टा पड़ जाता है, जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड है बहुत ज्यादा कम। अब ये पेन बेचने वाले लाखों हैं, खरीदने वाले कुछ 100 हैं बस। तो पेन वाले क्या करेंगे? एक काम करो सर, हमसे सस्ते में ले लो, ये डिस्काउंट स्कीम है, बल्क में लो, ये ले लो। और ये इकोनॉमी के लिए बड़ा ही खराब होता है। क्यों? बिकॉज जब सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, कंपनीज को नुकसान हो रहा होगा, तो कंपनीज अपनी प्रोडक्शन कम करेंगे, अपने खर्चे कम करेंगे, तो कंपनीज क्या करेंगे? जॉब से निकालेंगे। जब लोग जॉब से निकलेंगे उनकी अर्निंग कम होगी, वो कंपनी से और कम सामान खरीदेंगे, और पूरी इकोनॉमी डाउन ट्रेंड में चल जाती है। अब यू माइट थिंक कि चलो चाइना में हो रहा है, अच्छा है, हमें क्या फर्क पड़ता है? क्यों? बिकॉज अगर चाइना में ऐसे ही डिफ्लेशन होता गया, चाइना की कंपनीज खाली तो नहीं बैठने वाली, वो क्या करेंगी? अपना सामान सस्ते में बेचेंगे और एक्सपोर्ट मार्केट में सस्ते में बेचेंगे। तो जस्ट इमेजिन, अगर मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, चाइना उतर के आ गया और अपने मेटल्स की प्राइस गिरा दी, हमारे बिजनेस के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेशलिटी केमिकल्स में चाइना आ गया, अपनी प्राइसेस गिरा दी, हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। बट लकीली अब चाइना की सिचुएशन ना थोड़ी बेटर हो गई है, डिफ्लेशन से हटके अब हम इन्फ्लेशन साइड आ गए। इट इज अ गुड साइन फॉर अस। अब देखते हैं आगे कैसा होता है, बट फॉर द टाइम बीइंग ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। पर हर चीज इतनी अच्छी नहीं है। आप इकोनॉमी में हमेशा देखोगे, इकोनॉमी ना हमेशा खट्टी मीठी टेस्ट की होती है, बिकॉज कुछ अच्छा भी है तो कुछ बुरा भी है, कुछ खट्टा भी है तो कुछ मीठा भी है, कुछ नेगेटिव्स भी है तो पॉजिटिव्स भी है। तो जब मार्केट बुल में जाता है तो हम सिर्फ पॉजिटिव देख रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, नेगेटिव्स भी हैं और काफी प्रोमिनेंट है। सबसे पहला इशू है इन्फ्लेशन। हमारे देश में इन्फ्लेशन काफी बढ़ रहा है। उसके बाद डॉलराइज कर रहा है और विज़ रुपी डिप्रिशिएट कर रहा है, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स वो भी अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के मार्केट से सेल करके बाहर जा रहे हैं। अब अगर वैल्यूएशन की बात कर लूं तो निफ्टी का पीई इज एट 22.6। इट इज फेयरली वैल्यूड, मतलब इतना ओवर प्राइस नहीं है। अभी क्यों है? बिकॉज पीई क्या होता है? प्राइस अपॉन अर्निंग्स। तो कंपनी की अर्निंग्स बढ़ गई है, इसलिए पीई भी ठीक दिखा रहा है एट सच हाई लेवल्स। तो अगर मैं वैल्यूएशन देखूंगा तो मार्केट्स डोंट सीम टू बी ओवर वैल्यूड, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव्स आर डेफिनेटली मोर देन द नेगेटिव्स। बट एट द सेम टाइम अगर आप सोच रहे हो टू इन्वेस्ट और नॉट, तो अगर मैं आपको बाय द बुक बताऊं, जब मार्केट में पीक में होता है ना, लमसम डालना इज नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट जनरली मैं बता रहा हूं इट्स नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल। एडवाइजेबल क्या है? आप मार्केट्स में एसआईपी करते रहो, सो दैट आप भी इस ग्रोथ का पार्ट बनो, और इस ग्रोथ का पार्ट और अच्छे बनने के लिए आपको 2 चीजें करना बड़ा जरूरी है। सबसे पहला एक G20 वाली वीडियो विच आई हाईली रिकमेंड टू वॉच, एंड दूसरी वीडियो जो हाउ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट चेंज द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये दोनों वीडियोस मार्क कर लो, इनको प्लीज देख लेना। ये आपको पूरा एक पर्सपेक्टिव आइडिया मिल जाएगा कि इकोनॉमी के साथ हो क्या रहा है।